और उड़ीसा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस सभी इलाका की वोटर्स को, नागरिकों को, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। मित्रों, हम 2019 में 19% वोट पाए थे। 2018 की विधानसभा में हम सिर्फ 7% वोट पाए थे। जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ तब हमारी वोट यहां बढ़ के 14 चुनाव आएगी। राजनीति की घड़ी इतने तेजी से आगे जाएगा। आज हमारे पास आपकी मेहनत से 35% वोट है और हम 46 विधानसभा में 46 असेंबली सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी जीता है। कांग्रेस पार्टी 2023 में जितना विधानसभा में लीड किया था, अभी भी उतना विधानसभा में लीड किया है। आने वाले 2028 की विधानसभा में मेरे बात को आप याद करके रखिए। ये मंच पे बैठे हुए लोगों में से या तो भारतीय जनता पार्टी की गुण है, कोई पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता भी अगले बार तेलंगाना की नया मुख्यमंत्री बनना तय है। मैं ये उत्सव, ये आत्मविश्वास आज यहां महसूस करके जा रहा हूं। हम अगले बार 1 नंबर की पार्टी बनेंगे तेलंगाना में, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, सिर्फ और इस बार तो कभी हमें कहा जाता था ये उत्तर भारत की पार्टी है। आज हम पश्चिम हो या पूरब हो, इस बार विधानसभा में जो चुनाव हुआ, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हमने पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में, अभी तक किशन जी नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री रहे। अरुणाचल में हमने दूसरी बार सरकार बनाई। सिक्किम में एनडीए की दूसरी बार सरकार बनी। आंध्र में एनडीए की सरकार बनी। उड़ीसा में केवल भारतीय जनता पार्टी की महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से सरकार बनी। केरल में भारतीय जनता पार्टी की खाता खुली है। तमिलनाडु में हम और एक बड़ी पार्टी बनने की तैयारी में है। हमने अपना किला को, अपना बेस को कर्नाटक में मजबूती के साथ रखे। तेलंगाना में हमारी बड़ी विजय हुई। आंध्र प्रदेश में एनडीए की बड़ी विजय हुई। आने वाले दिनों में भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और दक्षिण भारत की एक विशेष महत्व की स्थान रहेगा। इसके उदाहरण है आज किशन रेड्डी जी और संजय बंडी जी, दो ताकतवर मंत्री मोदी जी की सरकार में आज काम करना शुरू किए हैं। आपकी भाषा के बहन निर्मला सीतारमण जी जो इस हैदराबाद शहर की है, वो आज देश की वित्त मंत्री है। मित्रों, ये दक्षिण भारत की भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की नई दबदबा है। मित्रों, मैं अगर कैलकुलेशन करूं, मैं अगर हिसाब लगाऊं, तेलंगाना में 1 नंबर पार्टी करने के लिए सिर्फ हमारे पास 1500 दिन बाकी है। 2028 में जब चुनाव होगा, उसको हम अगर रिवर्स प्लानिंग करते हैं तो 1500 दिन बाकी है। आज की कार्य समिति ये संकल्प लेके जाएं, आने वाले 1500 दिन में हम अथक परिश्रम करके पार्टी को इस राज्य में लोगों की, गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की सेवा में समर्पित करने का अथक परिश्रम करेंगे। आज देश की राजनीतिक स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए लगातार तीसरी बार देश की सेवा की अवसर हमको मिला है। 60 साल पहले पंडित नेहरू जी को लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, लेकिन तब बात कुछ अलग थी। कोई प्रतिद्वंदी नहीं थे, कोई प्रतिपक्ष नहीं थे, समाज की इतने आकांक्षा नहीं था। लेकिन आज की दौर में मोदी जी की 10 साल की नेतृत्व के कारण राज्यों में
अनेक कार्यकर्ताओं की परिश्रम के कारण आज एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है। पूरा इंडी जितने सीट मिला है उनको 232 सीट उनको मिला है। केवल एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिला है। यह हमारी नेतृत्व की पराकाष्ठा है मित्रों। इस उपलब्धि हम सभी कार्यकर्ताओं की है। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत करके बन चुकी है। उसको और मजबूती देना है और तेलंगाना से ही मजबूती देना है, यह मेरा पूरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार वो सेंचुरी पार नहीं कर पा रहे हैं। 40, 50, अभी तो 99 तक पहुंचे हैं। 99 तक पहुंचने के बाद भी उनकी घमंड देखिए, उनकी तरीके देखिए, उनकी आचरण विचार स्वभाव को देखिए। आज मैं कहूं, आज देश की प्रजातंत्र की विजय हुई है, देश की लोगों की विजय हुई है। आज अगर कांग्रेस पार्टी 13 राज्यों में शून्य है, 13 राज्यों में मित्र शून्य है, 100 पार संख्या नहीं कर पाए हैं। अगर इनकी सहयोगी आज एनडीए जीती है, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में जीती है, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जीती है। अगर हम इंडी गठबंधन को समीक्षा करें तो नेतृत्व कांग्रेस के पास नहीं है। सहयोगियों की सहयोग से कांग्रेस पार्टी को ये 99 सीट मिला है। सहयोगी की मदद छोड़ दे तो कांग्रेस पार्टी फिर 50 सीट पार नहीं कर पाएगी। इनकी घमंड अभी भी नहीं जा रही है। झूठ, भ्रम, भ्रष्टाचार, अराजकता इनकी राजनीति की शैली बन चुकी है, उनकी तरीके बन चुकी है। जो लोग संविधान को बार बार तार तार करते हैं, संविधान को सम्मान करते हैं, 74 में संविधान की धाराओं को समाप्त करने के काम संविधान हमको बोलने के अधिकार दिया है, लिखने का अधिकार दिया है। बोलने का, लिखने का अधिकार को 74 में किसने हनन किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व उन्हीं की पार्टी की प्रधानमंत्री की कैबिनेट की निर्णय को नॉनसेंस कह के कागज कैबिनेट की निर्णय को फाड़ा था। जो लोग संविधान को बार बार अपमानित करते हैं, जो बाबा साहेब आंबेडकर को नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़े हैं, वो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स बहा रहे हैं। अभी अभी कल दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ मसला आई थी। कुछ लोगों ने कहा था दिल्ली की लॉ फैकल्टी की कुछ विषयों में कुछ शब्दों को जोड़ने के लिए जब वहां की वाइस चांसलर जी की नजर में आई, सरकार के साथ उन्होंने परामर्श किया, हमने उनको जिम्मेवारी दिया और उन्होंने उस जिम्मेवारी को सार्वजनिक भी किया। मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार संविधान के प्रति 100% कमिटेड है। ऐसा कोई भी चीज ना पढ़ाया जाएगा, ना लिखा जाएगा, ना जो काम पे किया जाएगा जिसमें संविधान की मूल भावना को, लेटर एंड स्पिरिट को कोई चोट आएगी, कोई विवाद होगा। हम ऐसे कुछ भी विषय नहीं करेंगे। मैं तो उल्टा आज तेलंगाना की सामाजिक न्याय में रुचि रखने वाले मित्रों को तेलंगाना की इस कार्य समिति के मंच पे कहना चाहूंगा, जब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब तक एनडीए की शासन चल रही है, तब तक भारत की संविधान को कोई आंच हम आने नहीं देंगे। यह हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता है। रिजर्वेशन हमने गारंटी दिया है। किसी ने पहले नौकरी में, विशेष करके शिक्षा संस्थानों में रिजर्वेशन की कोई कानून की व्यवस्था नहीं किया था।
मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने रिजर्वेशन की व्यवस्था किया है। हम इसके लिए प्रतिबद्ध है। उल्टा विपरीत में अभी अभी लोकसभा में वितर्क हुई, महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया, अनेकों बात चर्चा हुई, पक्ष भी कहा विपक्ष भी कहा। मित्रों, लेकिन मैं एक बात को आपकी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को क्या हो गया है, किस मानसिकता में वो पहुंचे हैं। उन्होंने कहा देश के हिंदू हिंसक है। मैं अपेक्षा रखूंगा तेलंगाना की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की इस हिंदू विरोधी मानसिकता को नीचे तक ले जाने की काम करेंगे। इसको हमें निंदा करना है, इसको हमें भर्त्सना करना है। कांग्रेस पार्टी की इस मौका परिस्थिति को हमें उजागर करनी है। मित्रों, तेलंगाना की एक इतिहास रहा है। निजाम शाही से तेलंगाना की जनता को मुक्ति दिला के भारत के साथ विलय करने का अगर याद कोई करता है, मैं मेरे मित्र किशन रेड्डी जी को आभार प्रकट करूंगा। मैं देश की नेतृत्व को आभार प्रकट करूंगा। देश भूल चुका था, देश को लग रहा था शायद निजाम शाही की तेलंगाना आज की शायद ये 1947 में देश में मिला था। आपने याद दिलाई है भारत की सार्वभौमता को, तेलंगाना की अस्मिता को, तेलुगु भाषा को भारतीय जनता पार्टी खुद को समर्पित किया है। हमने उस उत्सव को मनाया, तेलंगाना की मर्जर डे को मनाया। तेलंगाना की राज्य आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार के लोग बलिदान दिए हैं, नेतृत्व किए हैं। भले ही 10 साल चला गया, कुछ भ्रष्टाचारी परिवारवाद लोग पिछले 10 साल में तेलंगाना के नेतृत्व के स्थान पर बैठ गए थे। लोगों को ध्यान आ गया है इस बार की लोकसभा और विधानसभा की चुनाव उसके सबसे बड़ा प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी इस बार पीछे नहीं रहने वाला है, ये आगे जाएगा। पिछले दिनों की जो गलती हुई थी, पिछले दिनों की जो कमी रह गई थी, उस कमी को हमें तेलंगाना को एक प्रगतिशील राज्य बनाना, तेलंगाना की जनता की अपेक्षा को पूरा करना, ये जो अपेक्षा तेलंगाना की राज्य आंदोलन में जुड़ा हुआ था। तेलंगाना को भारत की विलय के समय में निजाम शाही के इलाका को तेलंगाना के नाम पे जो था उसको भारत के साथ विलय करने में जो अपेक्षा और आकांक्षा थी, मित्रों पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने उसको पूरा करने का कोशिश किया है। हमने तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाया। ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाते हुए हमने नहीं भूला, हमने सम्मक का सरक का एक लोक परंपरा को हमने भारत सरकार ने मान्यता दिया। ये हमारी प्रतिबद्धता तेलुगु भाषा के प्रति है, तेलंगाना की सभ्यता के प्रति है। मित्रों, इस बात को अगर नीचे तक ले जाना है तो हमें तेलंगाना के 35,000 बूथ में पार्टी को और मजबूत करना पड़ेगा। हमें निरंतर संगठन, लोक अपेक्षा के लिए यहाँ की सरकार की साथ संघर्ष और निरंतर सेवा के माध्यम से लोगों की दिल जीतना पड़ेगा। 35,000 बूथों में अपना कार्यकर्ता खड़ा करना पड़ेगा। अनेकों पुराने कार्यकर्ता है जो घर बैठ गया है, उनको सक्रिय करना पड़ेगा। अनेक नए मित्र मेरे को बड़े गौरव के साथ हमारे नेता किशन जी और संजय जी दिखा रहे थे। मंच के दाहिने और धर्माराव जी को छोड़ के सारे हमारे नए साथी बैठे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया वो पुराना हो गया, कोई नया नहीं है। लेकिन मित्रों, ये पर्याप्त नहीं है। हमें प्रदेश की जो राजनीतिक माहौल में देख पा रहा हूं, मित्रों मैं उड़ीसा से आता हूं। मैं प्रमोद महाजन जी की एक पुरानी बात को याद दिलाता हूं। उन्होंने कभी कहा था, कोई भी राजनीतिक पार्टी 3 नंबर से 1 नंबर नहीं होता है। 3 नंबर से 1 नंबर होने के लिए उसको एक बार 2 होना पड़ेगा। हमने उड़ीसा में 19 में 2 हुआ, 24 में 1 हुआ।
मैं तेलंगाना को आज बताने आया हूं। तेलंगाना इस बार 2 हुई है, अगले बार 1 होना तय है, लेकिन इसके लिए पुराने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा सक्रिय करना पड़ेगा और नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा। इतने में पर्याप्त नहीं होगा। जो मित्र साथी आगे हैं, राजेंद्र जी आप पुराने हो गए हो, आप नए नहीं रहे हो, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हो चुके हो। और समाज जीवन के अन्य पार्टियों की अच्छे कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पे, उसको एमएलए नहीं होना है, पंचायत स्तर पे, कोऑपरेटिव स्तर पे, अनेक सामाजिक संगठन स्तर पे भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने के काम इस कार्य समिति की फैसला होनी चाहिए, तब जाके हम 1 नंबर हो पाएंगे। उसके अलावा समाज जीवन में जो अच्छे लोग हैं, नौजवान हैं, अच्छे उद्यमी हैं, अच्छे महिला नेतृत्व हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने की आप इस कार्य समिति फैसला करें। बीजेपी जब तक बीआरएस और कांग्रेस को नींद नहीं खराब करती है, तब हम 1 नंबर की पार्टी नहीं हो पाएंगे। ये अथक परिश्रम से मित्रों हो पाएगा। अनेक आने वाले दिनों में अभी आज चर्चा आप कर रहे हैं लोकल बॉडी चुनाव के बारे में। केवल लोकल बॉडी चुनाव नहीं, कोऑपरेटिव चुनाव। देश में नया कोऑपरेटिव कानून आई है। सहकार से समृद्धि भारतीय जनता पार्टी की नीति बनी है। उस समृद्धि को तेलंगाना के घर घर तक ले, आखिर तेलंगाना की लड़ाई क्यों हुई थी? समृद्धि जिन लोगों के हाथ में लंबे समय शासन रहा तेलंगाना में, चंद लोगों की परिवार में समृद्धि आई, तेलंगाना के नागरिकों को, प्रजा को समृद्धि नहीं मिली। हमें पार्टी को मजबूत करके दिल्ली की सरकार को लाभ को तेलंगाना के घर घर तक पहुंचाने के लिए स्थानीय नेतृत्व को और मजबूती करना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता के मन में संवेदनशीलता, दुख में रहने वाला, कष्ट में रहने वाला वंचित वर्गों की हमने काम किया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं मादिगा समाज को अपना न्याय दिलाने के लिए दायित्व उठाया है। ये इसको कहा जाता है संवेदनशीलता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में जो समस्या है उसको संवेदनशीलता के साथ अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करना, यह हमारी दायित्व बनता है। मित्रों, हमारी लक्ष्य है 2047 तक भारत को डेवलप्ड देश बनाना, विकसित भारत बनाना। लेकिन उसकी एक शर्त है, जब तक तेलंगाना उस विकसित देश में 1 नंबर राज्य नहीं होता, भारत विकसित असंभव है। मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं आने वाले दिनों में दुनिया की जो अर्थनैतिक केंद्र चंद जगह में दुनिया में होने वाला है। कभी आज सिंगापुर की चर्चा होती है, आज कभी सिलिकॉन वैली की चर्चा होती है। मित्रों, मैं भारत में जो 2-3 शहर 21वीं सदी में वर्ल्ड हॉटस्पॉट, इकोनॉमिक हॉटस्पॉट बनने वाला है, उसमें मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं, उसमें पहला 5 में तेलंगाना की राज्य की राजधानी हैदराबाद होने वाला है। यह प्रकृति की देन है। हैदराबाद की जो टैलेंट पूल है, जो रिसोर्स है, जो रिचनेस है, लोगों में आगे बढ़ने की जो मादा है, जो ताकत है, जो एस्पिरेशन है, जो इमोशन है। मित्रों, एस्पिरेशन बिना इमोशन से आदमी को मशीन बना देगा, आदमी को राक्षस बना सकता है। मैं तेलंगाना की धरती में यह स्पष्ट जिम्मेवारी के साथ कह के जा रहा हूं, तेलंगाना की लोक चरित्र में आगे बढ़ने के लिए, आगे छलांग लगाने के लिए बहुत सारे सपने हैं। उसके साथ साथ समाज की दुख, दर्द, कष्ट, उसको संभालने के लिए इमोशन भी है। यह एक विलक्षण कॉम्बिनेशन है। तेलंगाना उस मूड के साथ विश्व की 21वीं सदी के ज्ञान आधारित अर्थनीति का नेतृत्व करे। हम लोग एक बार सरकार बनाएंगे, कुछ लोग मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी, कॉरपोरेशन की चेयरमैन, ये बनाने के लिए हम सरकार नहीं बनाएंगे। तेलंगाना की 3.5 करोड़ जनता के नेतृत्व में, उनकी आशीर्वाद में
भारत की 140 करोड़ जनता की आत्मा की नेतृत्व करने वाला केंद्र ये तेलंगाना होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों को जोड़ना है, भारतीय जनता पार्टी के विचार को लोक भाषा में घर घर तक ले जाने की दायित्व ये कार्य समिति आदरणीय किशन जी, संजय बंडी जी, अरविंद जी, हमारे राजेंद्र एटाला जी, इन्हीं लोगों की, लक्ष्मण जी जैसे वरिष्ठ अनुभवी नेता की मार्गदर्शन में, राजा सिंह जैसे उत्साही नेतृत्व की अगुवाई में हम आने वाले दिनों में तेलंगाना के पार्टी की ताकत को और बढ़ाएंगे। इसी शुभेच्छा के साथ मैं आपको बधाई देता हूं फिर एक बार। इस बार की देश की राजनीति में एक लंबी लकीर तेलंगाना की भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने खींचा है। मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं। जय जगन्नाथ। आदरणीय धर्मेंद्र जी को मैं धन्यवाद देता हूं। आज सुबह से हमारा बैठक में आप रहकर समय समय पर मार्गदर्शन दिया है। हम अभी बैठक अभी चलाएंगे। फिर एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के ओर से आपको हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका समय के और आपके मार्गदर्शन के लिए। तेलंगाना विकास में आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री में पूरा हमारे को सहयोग दीजिए। हमारा जवाहर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हर जिला में होना चाहिए। आपको हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। अंदर కూడా ఎక్కడొక్కడ కూర్చోవాలి అందరూ దయచేసి। ఇప్పుడు వెంకటేష్ నేత గారు మీకు అందరూ తెలుసు పెద్దపల్లి నుంచి పార్లమెంట్ సభ్యులుగా వారు మొన్నటి వరకు పనిచేశారు। వారు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడే మన పార్టీలో చేరారు। మొదటి కార్యవర్గ సమావేశం వచ్చారు। వారి యువకులు, వారికి మనందరికీ పరిచయం చేస్తా ఉన్నాను। వారికి ధన్యవాదాలు। అదేవిధంగా మాజీ మంత్రి అన్న పెద్దిరెడ్డి అన్న గారు వారు కూడా మరి ఇటీవలనే భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు। వారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను। అదేవిధంగా ఉప్పల్ మాజీ శాసనసభ్యులు సుభాష్ రెడ్డి అన్న గారు వారు కూడా ఇటీవల మొన్నటి వరకు శాసనసభ్యులుగా పనిచేశారు। వారు కూడా బీజేపీలో చేరడం జరిగింది। వారిని కూడా మీకు సభ కార్యవర్గాన్ని పరిచయం చేస్తా ఉన్నాను। అదేవిధంగా మాజీ మంత్రివర్యులు ఆంజనేయులు గారు వారు కూడా బీజేపీలో రావడం జరిగింది। వారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను। అదేవిధంగా జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే గంగారమణ గారు వారు చాలా సంవత్సరాలుగా శాసనసభ్యులు నాతో పాటు కూడా శాసనసభ్యులుగా పనిచేయడం జరిగింది। వారు కూడా నేను స్వాగతం పలుకుతూ కార్యవర్గానికి పరిచయం చేస్తా ఉన్నాను। ఇప్పుడు కూర్చోండి, మధ్యలో లేచి కూర్చో। అదేవిధంగా టీచర్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి హైదరాబాద్, అదేవిధంగా రంగారెడ్డి మహబూబ్నగర్ జిల్లా నుంచి ఎమ్మెల్సీగా 2 సార్లు పనిచేసినటువంటి ప్రముఖ మరి ఉపాధ్యాయ సంఘానికి చెందినటువంటి నాయకులు మరి జనార్దన్ రెడ్డి గారు వారు కూడా ఇటీవల భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు। వారు కూడా మీడియా మీరందరికీ వెళ్ళిపోవచ్చు। మీకు ప్రెస్కి సంబంధించినటువంటి మన యొక్క రాజకీయ తీర్మానం సంబంధించిన బ్రీఫింగ్ ఉన్నది, బయట మీకు బ్రీఫింగ్ చేస్తారు, దయచేసి అది తీసుకోవచ్చు। జనార్దన్ రెడ్డి గారు వారు కూడా చేరడం జరిగింది। ఇంకా మిగతా వాళ్ళు నేను తర్వాత పరిచయం చేస్తాను। గతంలో మనకందరికీ తెలుసు ఈ యొక్క స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల మీద మనం అనేక రకాలుగా చర్చించుకున్నాం। ఇప్పుడు భవిష్యత్తు